बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ या किसी किस्म की आपको एडवाइस चाहिए तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल या कोई डिटेल से कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। हमेशा की तरह ये मेरी तमाम कॉलर्स को एडवाइस होती है कि जब आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसको म्यूट पे कर लें या आप किसी दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपकी और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक सवाल पूछना था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए और कंफ्यूजन भी है। जी फरमाइए। एक्चुअली मैं 2010 में स्टूडेंट आया था। ठीक। उसके बाद 2011 में मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था। ठीक। उसके बाद मैं इलीगल हो गया था और 2012 में मैंने इस्लामिक मैरिज की थी ब्रिटिश लड़की के साथ, जो कि पाकिस्तानी है, यहाँ की बोन है। ठीक। तो इस्लामिक निकाह के बाद कुछ अरसे बाद 6-7 माह के बाद हमने शादी रजिस्टर करा ली थी। ठीक। तो अब हमारा बेबी भी हो गया, 3 वीक का हमारा बेबी है। ठीक। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपना केस अप्लाई करता हूं तो मुझे कितना साल का वीजा मिलेगा और कम से कम कितना टाइम ले सकते हैं? और कि हमारे पास यूटिलिटीज बिल्स, बेबी की फोटो जो हॉस्पिटल में है, सब कुछ हमारे पास है। बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, एवरीथिंग सबूत हमारे पास है। अगर हम केस भेजते हैं तो हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी? और क्या मेरा केस यहीं से हो जाएगा या मुझे पाकिस्तान भेजेंगे? जी, आपकी थैंक यू, कॉल ये का मेरा शुक्रिया। क्वेश्चन है। देखिए, थैंक यू। आपने मुझे बताया कि आपने यहाँ पे शादी रजिस्टर कर ली है और उस रिलेशनशिप से आपका एक बेबी है, वो 3 माह का है। यूके के लॉ के मुताबिक जो इमिग्रेशन रूल्स इमिग्रेशन मैटर्स को डील करते हैं, उसके मुताबिक तो जो लोग ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट इन कंट्री एप्लीकेशन करना चाहें, उन पे एक कंडीशन है कि उनके पास वैलिड लीव होनी चाहिए और वो यहाँ पे स्विचेबल होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, जैसे कि आपका बेबी हो गया, वाइफ हैं, तो इनको एक फैमिली और प्राइवेट जो रूट है उसमें कंसिडर किया जाता है। पहले होता था कि जो इस तरह के केस होते थे उनको आर्टिकल 8 में कंसिडर करते थे। अब उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी है कि किस बेस पे कौन कौन सी ह्यूमन राइट्स हैं, वो किस कैटेगरी में कंसिडर होंगे। इसलिए बिल्कुल आपके पास राइट है कि अगर आपका रिलेशनशिप भी यहाँ पे है, बेबी हो गया है, आपकी वाइफ, आपके बच्चा जो है आप पे डिपेंडेंट है, और बच्चों के इंटरेस्ट को हमेशा प्राइमरी कंसिडर करते हुए आपकी एप्लीकेशन को यहाँ से कंसिडर किया जाना चाहिए। और बिल्कुल गुड केस है, स्ट्रॉन्ग है। यू शुड मेक द एप्लीकेशन इन कंट्री। आप यहाँ से एप्लीकेशन करें। टाइम इसमें तकरीबन 3 से 4 माह, कुड भी 6 मंथ लग सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बाकी तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके केस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप लेके किसी एक्सपर्ट सोल्यूशन के पास चले जाएं, उनको दिखाएं कि ये मेरा केस है, मेरी फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। Oh, hi there. Assalamu alaikum. I'm just वालेकुम अस्सलाम। inquiring about some information you can give to me. Yeah, My please. papa put an application in 2000 and Excuse me, could you please just turn on your TV volume and then you can ask the question. the TV volume is off. Okay, so what is your question, madam? My partner put an application in for asylum. I'm born here. I'm British, Right. but we've got a child together. I've got 2 other children. One of them is disabled. Now they tried to detain him a couple of months ago and send him back to Belgium because his fingerprints came out in Belgium. Right. So they didn't detain him and they let him out. So now we're still waiting. We don't know what's going to happen now. So who's We've done our deported? Is your legal partner marriage. deported? Who's deported, madam? He was. They were going to deport him, but then they didn't deport him because they found out My about question me. is, who was deported? My husband. Your husband. Does he have any visa in the UK, or he just was overstay or without leave to remain in the UK? No,
he's put application in for asylum, Right. right? And his fingerprints came out in Belgium. Right. Before he came to the UK, he was Okay, in then Belgium. what is your question, madam? Yeah. So what is your So question? now, my question is, are they going to grant him leave to stay here because of the child and me, or we don't know what's going to happen? Okay, first of all, thanks for your call. There's a two part of your questions. One is your husband or your partner made the application under the asylum case in the UK, but they refused and they deported. And now you're thinking whether he should make the application to join you as a spouse of the asylum, or the second is how he can make the application as the parents of the British national. Yes, of course, by the law, he should give the right. Once he was claimed asylum, after the interview, he should give the justification to the court or make the application or permission to appeal, and then he have to justify the case. But unfortunately, as you mentioned, he was interviewed and he was deported without give the permission of our coming out or give the appeal. I don't know why this happened, but normally under the asylum cases, when you claim the asylum, if they refuse, they give the right of appeal, and then you have to be challenged to the court. If they're successful, fair enough. If they refuse, then more likely they will detain and they deported. I don't know what's happened in your case, but the second part you ask the questions, no, he have the children. If you are the British national and your children are the British national and he is your partner, your marriage was registered in the UK, then of course he can make the application as to come in the UK as your partner or the parents of the British national. Because I don't know what application you made before. If you claim the asylum without informing your relationship and the children's, might be they consider just only one part. But if you make the application now with a fresh application from the abroad to come to join you as a partner, definitely he is entitled. Thanks for your call. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाइए. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा क्वेश्चन है, मैं स्टूडेंट वीज़े पे था यहाँ पे. मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था स्टूडेंट वीज़ा, तो वो रिफ्यूज़ हो गया था किसी वजह से, तो अपील का राइट था, मैं अपील में चला गया. ठीक. तो इन अपील में वो मैंने अपील विन कर ली थी, तो मेरे फेवर में हो गई थी, अपील अलाउड हो गई थी. ठीक. तो इन मीनवाइल मैंने अप्लाई वो रजिस्ट्रेशन कर ली थी, शादी की रजिस्टर हो गई थी मैरिज ब्रिटिश के साथ. तो अब मुझे कुछ दिन पहले भी मेरा वो जो अपील चल रही थी उसके दौरान कॉलेज बंद हो गया था, रिवोक हो गया लाइसेंस. तो अभी उन्होंने मुझे 2 मंथ का वीजा भेज दिया था, होम ऑफिस वालों ने. रेजिडेंस परमिट आ गया था और मेरा पासपोर्ट भी वापस आ गया था. तो अभी मैंने अप्लाई करना है वीजा मैरिज बेस पे FLRM. ठीक. तो उसके लिए जो स्टेट में जो रिक्वायरमेंट्स है 18,600 पाउंड की. सवाल क्या है मुझे आप हिस्ट्री आपका सवाल क्या है भाई? मेरा सवाल ये है कि अगर 18,600 पाउंड की जो इनकम है वो अगर हमारी मतलब 3 मंथ्स की पे स्लिप्स हैं हमारे पास, 6 मंथ की नहीं है, उससे पहले जॉब भी नहीं थी, उससे पहले बेनिफिट्स थे, मतलब हाउसिंग बेनिफिट चल रहा था. ओके, मैं समझ गया आपका सवाल. की और सवाल है कि आंसर करूं जी? बस यही एक ही सवाल है. और इसके बाद ये है कि अगर ये पूरा नहीं होता 18,600 6 मंथ के लिए, तो इसके अलावा क्या हम कोई प्रॉपर्टी है अगर पाकिस्तान में या अब्रॉड है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं हम इसमें? आपकी कॉल का शुक्रिया. देखिए आपने जो भी आपके फैक्ट से मैटर से, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास वीज़ा है, स्टूडेंट है, आप स्विच कर सकते हैं. आपने यहाँ पे शादी कर ली, आपके पास राइट है कि आप इन कंट्री एप्लीकेशन कर सकें, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 18,600 का जो थ्रेशोल्ड है वो मीट करना होगा. अगर आपकी मिसेज सेम कंपनी में सेम जॉब करती हैं तो वो 6 मंथ की वेजेस स्लिप्स और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिलाई करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके कुछ बोला कि जब तक आपके वो 60 डेज के अंदर अंदर आपके 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 3 माह हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई अच्छा एप्लीकेशन में कोई रिजल्ट आने का चांसेस नहीं है. क्योंकि आजकल ये बड़ा क्लियरली कहा जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन करें उस वक्त के जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे उसी की बेस पे आपका डिसीजन आएगा. इसलिए इस पे 3 तरह की ऑप्शंस हैं. अगर आपने पूछा कि प्रॉपर्टी वगैरह तो यहाँ पे काउंट नहीं होगी. अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो आपकी इनकम होनी चाहिए. और सेकंड ये है कि अगर आपके पास सेविंग हो, वो बेशक अब्रॉड में हो, यहाँ पे हो, लेकिन आपके नाम पे या आपकी मिसेज के नाम पे, और वो भी 6 मंथ के लिए उसका बैलेंस शो करना पड़ेगा. अगर वो इनकम नहीं करती तो 60,000 to 62,500 पाउंड्स है.
ये अमाउंट इक्विवेलेंट शो करनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई कर लें, गेट द सम फॉर मोर एक्सटेंशन फॉर द 6 मंथ 1 ईयर्स। उसके दौरान आपकी मिसेस के पास जब इनकम पूरी हो जाएगी आप फिर यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेस्ट, अगर कोई आपका मसला हो तो आप गो टू द सोलिसिटर डिस्कस कर लें ताकि आपको लिए कोई अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन की जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी रियाज साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मैं अजीत बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से, और मैं 2006 में हम लोग इधर आए थे। ठीक। और विजिटर वीजे पे आए थे, तो हमने जो है 2011 में ह्यूमन राइट्स के तहत एप्लीकेशन डाला था जो कि रिफ्यूज हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमने रिकंसिडर के अंदर उसको डाला। ठीक। तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आपने किस बेस पे डाली थी ह्यूमन राइट्स? 5 साल की बेस पे की थी? ये हमें पता नहीं है कि बस ये है कि लॉन्ग रेजिडेंसी मतलब 6-7 साल हमें हो गया था, उसके बिहाफ पे डाला था। आप अकेले हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, क्या रिलेशनशिप? नहीं कुछ नहीं है, अकेले हैं पे। नॉर्मली अगर कोई सिंगल है और आपने 6 साल 5 साल की बेस पे डाली थी, मेरा ख्याल है कि चेक करें क्या वो आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है या उसको कोई डिसीजन आ चुका हुआ है। लेकिन नॉर्मली अगर सिंगल लोग हैं 5 साल 6 साल पे आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन यहाँ पे डालते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके मेरिट्स, आपकी ग्राउंड्स क्या थी, क्लेम क्या था, या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या थी। लेकिन नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली आजकल इसको कोई अच्छे तरीके से दिखा नहीं जा रहा। मेरी आपको सजेशन होगी कि चेक करें कि क्या आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कहीं वो पेंडिंग है, रिफ्यूज़ हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, उनको चेज अप करें। वरना इतना लंबे को आजकल ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में मेरी एप्लीकेशन जो है टीयर 4 की वो रिफ्यूज हुई थी डिसेप्शन की बेस पे। ठीक। उस पे अपील की थी, लेकिन अपील भी जो है तो वो रिफ्यूज हो गई। ठीक। डिसेप्शन थी बैंक स्टेटमेंट की। ठीक। लेकिन फिर न्यू स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। ठीक। तो फिर अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया फर्स्ट टाइम परमिशन टू अपील, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो दोबारा से फिर परमिशन टू अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक। तो अब अगर इधर से अगर रिफ्यूज हो जाती है तो कि मुझे 8 साल से ज्यादा हो गए, साथ मेरी वाइफ है वो पाकिस्तान से, तो तकरीबन 5 साल उन्हें भी होने वाले इधर। ठीक। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बेस पे अगर आगे केस करते हैं तो उसके क्या चांसेस हो सकते हैं? और आपका जो क्लेम है कि वो जो बैंक स्टेटमेंट है उसका क्या आपका प्रूफ है कि वो जेन्युइन है, उसमें कोई ऐसी किस्म की चीज नहीं है? आपने वो उसमें लेटर है हमारे पास, लेकिन फर्स्ट टाइम वो लेटर अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से पहली अपील के वक्त वो लेटर नहीं दे सके थे। तो अभी जो है तो वो लेटर अवेलेबल है। का शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है कि आपको अगर आपकी बिल्कुल जेन्युइन चीजें थी, लेटर नहीं था जो कि मिस थी, या आप उसको प्रॉपर फर्दर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकें, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी भी आपके पास है, ये डिसेप्शन इज़ वेरी जो है सेंसिटिव मैटर है, इसलिए मेरे ख्याल है कि आपको इस केस को फाइट करना चाहिए टिल यू गो टू इवन द अपर ट्राइब्यूनल, कोर्ट ऑफ अपील में जाएं, बिल्कुल फाइट करें। आप इसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस दे सकते हो, कम से कम अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो ये डिसेप्शन वाला जो मैटर है ये वेव आउट होना चाहिए। वरना इन कंट्री कोई भी आप अगर अंडर द इमिग्रेशन केस करोगे तो वो फर्दर रिफ्यूज़ करते जाएंगे। इसकी कीप इन माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि आपने इस केस को चैलेंज करना है और टिल द डिसीजन आपके फेवर में ना आए आप बिल्कुल गिव अप ना करें। नंबर 2 कि आपने यहाँ पे 5 साल गुजार लिए, 5 साल से आपसे मिसेज है, वैसे तो भाई जो सतही तौर पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे अगर 10 साल यहाँ पे गुजार लें और या अपने केस को फाइट करते हुए 10 साल गुजार लें तो तब भी आप क्वालिफाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे लीव के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल होगा कि जिस बंदे पे किसी वजह से या किसी पर्सन पे डिसेप्शन वाला इशू आ जाए तो फिर किसी भी इमिग्रेशन रूल्स में इन कंट्री यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे ये पूछना है कि जब हम फ्रेश क्लेम करें और अगर 1 ईयर तक उसका कोई रिस्पांस नहीं देते तो क्या हम राइट टू वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और अगर हम राइट टू वर्क के लिए अप्लाई करें तो क्या वो नेस्पोर्ट जो है वो बंद कर देते हैं, या किस हद तक जो नेस्पोर्ट है वो जारी रहती है अगर वो हमें राइट टू वर्क दे देते हैं? फ्रेश क्लेम मीन्स फ्रेश असाइलम क्लेम करना चाह रहे हैं आप? जी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक, बिल्कुल
कोर्ट ऑफ अपील के काफ़ी सारे जो डिसीजन आ गए थे, उसके बाद होम ऑफिस इस पॉलिसी को इंडोर्स भी कर रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है कि अगर किसी भी बंदे का फ्रेश एप्लीकेशन या कोई भी अगर असाइलम का केस वो पुट कर दें, क्लेम कर दें, केस में कोई चल रहा हो और वो 1 साल तक उसका कोई डिसीजन ना है, इफ़ द केस इज़ पेंडिंग मोर देन 12 मंथ, तो होम ऑफिस वाले काफ़ी हद तक इस बात पे बाउंड हैं कि एप्लीकेंट को काम की परमिशन देते हैं कि ताकि इन कंट्री रहते हुए वे अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब दूसरा बात है, काम की परमिशन मिल जाएगी तो नेस क्या करेगा? नेस एक डिफरेंट है कि आपको वो यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ पे रह सकें, लेकिन अगर आपको काम करने की परमिशन मिल जाएगी और आपकी इनकम शो होगी, आपके सब कुछ आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर नेस वाले उसको कंसिडर करेंगे कि ऑलरेडी आप वहाँ से इनकम कमा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो फिर वो अपने शायद बेनिफिट कम कर सकते हैं। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि हाँ आपके पहला पार्ट जो सब्जेक्ट टू द आपकी परमिशन होगा, काम करने की परमिशन मिल जाती है और आप काम करते हैं तो यस फिर वो शायद इन्वॉल्व होंगे। लेकिन काम पर में आपको परमिशन मिल भी जाए, फिर आपको जॉब ना मिले, काम ना मिले, इनकम ना मिले, तो डेफिनेटली आपको जो नेस है वो आपकी कैरी ऑन रहेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गुल साहब, मैंने लास्ट वीक भी फोन किया था, मेरे 1-2 सवाल थे, उस वक्त आपके पास टाइम वो आपका एपिसोड खत्म होने वाला था, तो मेरे से कहीं नहीं गए। जी मैंने डिटेंशन सेंटर रिलीज हुआ था, रिलीज होने के बाद मैंने ना रिलीजियस मैरिज कर ली थी। ठीक है जी, रिलीजियस मैरिज तो कर ली है हमने। अब तो मेरी जहाँ साइन ऑन डेट होती है हर महीने, ठीक, तो मुझे ये लग सकता है कि मेरी शादी रजिस्टर्ड हो सकती है अब कि नहीं, क्योंकि उनके पास मेरा पासपोर्ट भी उनके पास है और लाइसेंस भी उनके पास है। ठीक, ये सवाल तो था बस एक आपका? ये, हाँ जी, कोई और सवाल है आपका? एक ये है और एक ये है कि मैं उनसे अपना लाइसेंस वापस ले सकता हूं, क्योंकि मेरे कुछ पार्सल फंसे हुए हैं रॉयल मेल में और मुझे आइडेंटिटी चाहिए, कम से कम एक फोटो कार्ड आईडी, और वो मुझे प्रोवाइड नहीं करे, और मैं कैसे ले सकता हूं अपने वो जो पार्सल है जो रॉयल मेल से। ठीक, पहला जो सवाल ये है कि अगर आपके यहाँ पे रह रहे हैं, आप शादी करने का बिल्कुल आपको राइट देना चाहिए। आप उसको रिलेशनशिप को, रिलीजियस मैरिज आपकी हो चुकी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं होम ऑफिस के पास पड़े भी हैं, तो तब भी रजिस्ट्रार के पास बाउंड है कि वो आपको शादी की परमिशन दे दे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप शादी करने जाओगे तो जो रजिस्ट्रार है वो 2 चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड करता है, 1 प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड 2 प्रूफ ऑफ आईडी। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होम ऑफिस ने ले लिए, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि आप समझते हो कि आपको वो आईडी के तौर पे इस पर नॉर्मली जो कंसिडर किया जा रहा है वो पासपोर्ट है, अगर वो ना हो तो उसके पास, अगर आपके पास आपका नेशनल आईडी कार्ड हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या इस तरह की कोई, अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 भी होंगे तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट कोई जो ऑथेंटिक फ़ोटो आईडी अगर आपके पास है तो आप मेरा ख्याल उस पर जो रजिस्ट्रार है वो उस पर रिलाई कर लेगा। अब वो आपको परमिशन देते हैं या किसी बात पे ऑब्जेक्ट करते हैं या आपका इंटरव्यू करते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर इस तरह का केस हो कि आप शादी करने गए, उन्होंने स्टॉप कर दिया, फिर दोबारा आपको बाहर आ गए, फिर साइनिंग पे लग गए, लेकिन शादी फिर भी आपको करने दे देंगे। जो दूसरा पार्सल वाला इशू है, हाँ आप बिल्कुल होम ऑफिस को लेटर लिख सकते हैं कि ये मेरी रीजंस है, ये मेरा स्टेटस है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और मेरे कुछ पार्सल जो मैंने अपना केस किया था, क्लेम किया था, या जो भी आपके पास हैं वो चीज़ें हैं मैंने लेनी हैं, और मुझे आईडी चाहिए, तो प्लीज़ अगर अपने पासपोर्ट मेरा होल्ड करना कर लें, लेकिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे दें ताकि ये दिखा के मैं अपनी चीज़ें रिलीज़ करवा सकूं, तो होम ऑफिस मेरा ख्याल है इसमें आपको कोऑपरेट कर देगा। वरना एटलीस्ट आपके जो पासपोर्ट की कॉपी है वो सर्टिफिकेट करके आपको दे देगा और उसको दिखा के पार्सल ऑफिस वालों को दिखाएं, जाके लें, और बिल्कुल वो मेरा ख्याल इस बात पर आपके जो तमाम पार्सल वो रिलीज़ कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 5 साल का वीजा मिले है, यूरोपीय में शादी की थी, डॉक्यूमेंट रेसिडेंट कार्ड, मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक, यूरोपियन, ठीक। इस पर मैं अप्लाई करना इंडेफिनिट वास्ते ते केड़ा फॉर्म लगेगा? दूसरा कह रहे इस जो ई वाला फॉर्म लगना है, उस थोड़ा लाइफ यूके दूसरा टेस्ट नहीं आ रहा विच, इसकी फीस भी 55 पाउंड है, क्योंकि वैसे तो उसकी फीस मैं तकरीबन 1100 पाउंड बढ़नी है इंडेफिनिटली। यहाँ पे 2 रूट हैं, एक वो लोग जो ब्रिटिश नेशनल के साथ अपना टाइम गुजारते हुए 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं,
सेकंड रूट ये है कि जो लोग यहाँ पे 10 साल करते हुए वो अप्लाई करते हैं, या आपने 5 साल वर्क परमिट किया, या 5 साल HSMP पे रहे, या 5 साल अपने Tier 1 पे रहे, इन चारों पांचों कैटेगरी के लिए जो ब्रिटिश रूल्स या इमिग्रेशन रूल्स वो कंसिडर होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म लगता है। लेकिन जो लोग यूरोपियन के डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे रहते हुए अपनी इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म और उनके लिए फ़ीस डिफरेंट है। यस, आपकी बात ठीक है, आपको 55 पाउंड वाला फॉर्म लगेगा, और उसके लिए क्योंकि जो यूरोपियन के डिपेंडेंट पे जाते हैं उसके लिए इंग्लिश और लाइफ इन उसके लिए इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करोगे फिर आपको लाइफ इन यूके और B1 पास करना पड़ेगा, इसलिए दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हाँ, फॉर्म उसका डिफरेंट और 55 पाउंड उसकी फ़ीस है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने अपनी वालदा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फैमिली विजिट वीज़ा। उनकी 5 साल पहले 320 को लेके रिफ्यूज़ कर दिया गया था केस। उसमें एलिगेशन ये थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया, हालांकि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था लगा उसमें, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट कोई ऐसा डिक्लेयर हुआ था बोगस। उसमें सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी अगर हम अप्लाई करते हैं तो उस केस को किस तरीके से, मतलब उसके चांसेस केस के बन जाएंगे कि उसके अपील अलाउड होने के चांसेस हो गए आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल अगर हम करते हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इधर हैं, उनके बेटी इधर है, बेटा इधर है, उनकी काफी सारी फैमिली इधर इंग्लैंड में होती है। तो कोई ऐसा कोई केस के लिए कुछ आपको बताएंगे उसके लिए कि किस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स को एंगेज किया जा सके? जी 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 जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे आपका सवाल समझ आ गया। आपकी यार सारी फैमिली यहाँ पे है, वो यहाँ पे जेन्युइनली उनका जो सोल एंड एंटायर पर्पस है वो यहाँ पे यूके को विजिट करना है, ये सारी चीज़ें समझ आ रही। लेकिन सवाल कि जो 3 साल पहले या 4 साल पहले जो वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त होम ऑफिस ने ये आप पे एलिगेशन लगा दिया उनकी एप्लीकेशन पे कि उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी। अच्छा था कि उस वक्त आप उसको चैलेंज करते, उसको जस्टिफाई करते। अगर वीज़ा ना भी मिलता, कम से कम जो ये इशू था ये रिजॉल्व हो जाता या वेव हो जाता, तो फिर फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आती। लेकिन स्टिल अब अगर आप एप्लीकेशन करें, मेक श्योर करें कि जो पुराना रिफ्यूज़ल लेटर है या उसका रेफरेंस प्रॉपरली वहाँ पे उनको प्रोवाइड करें, बल्कि अपने रिफ्यूज़ल लेटर जो लास्ट है उसकी कॉपी साथ लगाएं, और एक कवरिंग लेटर पूरा डिटेल्स के साथ इस बात पे अपने एलिगेशन लगाया था। हालांकि द फैक्ट ऑफ द मैटर ये थे कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की। अब आपका केस जो है वो 2 चीज़ों पे चलेगा। नंबर 1 तो जो भी विजिटर की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मेंटेनेंस है, अकोमोडेशन है, रिलेशनशिप है, और उनका जो सोल पर्पस है कम टू यूके एज ए विजिटर, जो कि नॉर्मली फ्रेश लोगों के लिए होता है, और उसको उन्होंने अपने विजिट करने के बाद वापस चले जाना है। और सेकंड ये कि जो पहले आपके खिलाफ एलिगेशन लगा था उसको जस्टिफाई करना है कि जो पहले वाला क्लेम था वो हमारा राइट था, इन्होंने रॉन्गली कंसिडर किया, और उसकी हमारे पास प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को कंपेल करके आपको अप्लाई करना चाहिए। इस तरह के मैटर में हमेशा हम एडवाइस करते हैं गो टू द सोलिसिटर, प्रॉपर उनसे डिस्कस करें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, हाँ मैंने पूछना था कि हम लोग ने एप्लीकेशन की थी FLRO की, ठीक, तो हमारी फर्स्ट ट्रायल ट्राइब्यूनल में हम कोर्ट में गए थे, अलाउ हो गई थी हमारी अपील। तो 14 डेज हो गए, अभी हमें 14 डेज के बाद हमें लेटर आया है कि होम ऑफिस वांट्स अ परमिशन टू अपील टू द अपर ट्राइब्यूनल। ठीक, तो इसका अभी क्या हो सकता है? और हम मेरी एक डॉटर है, वो 10 ईयर्स से ऊपर, उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी हो गई है, और हम लोग 2003 में आए थे, तो अभी इसका क्या हो सकता है? अपील आपके फेवर में अलाउ हो गई थी, अब होम ऑफिस ने उसको चैलेंज कर दिया है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब परमिशन मांगी अपर ट्रायल ट्राइब्यूनल से के लिए। बिल्कुल, आप वेट करें। मुझे लगता है कि इस केस में उनको परमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन दोनों पार्टी के पास राइट होता है कि जब अगर आपका केस रिफ्यूज हुआ था, आपके पास राइट था कि आपने कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज किया। अब सेम जब कोर्ट ने आपकी फेवर में डिसीजन दिया तो होम ऑफिस के पास राइट है कि वो उसको चैलेंज करे। अब उसने चैलेंज किया, पर मुझे लगता नहीं कि जो अपने हालात बता रहे हैं इसमें होम ऑफिस को परमिशन मिलेगा। आप वेट करें, जो भी रिजल्ट होगा वो कोर्ट आपको या आपके सोलिसिटर को इन्फॉर्म कर देंगे। आप उसके बाद अपना डिसीजन, अपना एक्शन ले सकते हैं।
आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा एक सवाल है। मैंने जुलाई 2013 में अप्लाई किया था एज स्टूडेंट वीजा पे। ठीक। और जब मैंने अप्लाई किया तो 2 वीक के बाद मेरा कॉलेज बंद हो गया। इसके बाद फिर होम ऑफिस ने और लेटर मुझे भेजा 60 डेज का। फिर मैंने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया। वो भी इस साल फरवरी में बंद हो गया। लेकिन मैंने जून 2013 में जो ट्रैक टेस्ट था वो मैंने भेज दिया। उसमें फिर रोज आ गए थे वो, जिसमें भी वो टेस्ट दिया है जो ना। फिर इसके बाद उसने मुझे अगस्त में लेटर आया कि अब दूसरा इंग्लिश टेस्ट दे दें। तो फिर मैंने आईएलटीएस दे दिया। और वो भी मैंने उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो ओवरऑल मेरा 5.5 आ गया, लेकिन एक में मेरा 5 आया था। और सितंबर मेरा इंटरव्यू हो गया। अभी तक वो कॉलेज भी अप्रैल में बंद हो गया। ये दूसरा कॉलेज है, इंटरव्यू मेरा हो गया। लेकिन अभी रूल्स आए हैं कि जो ट्वेक जो टेस्ट था ये 1 जुलाई 2014 से जिसने पहले अप्लाई किया वो उस कहते हैं हम जो बंदे वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं परेशान हूँ कि अभी तक उसकी तरफ से कुछ रिजल्ट कुछ जो ना मुझे कोई लेटर नहीं आया। मैं क्या करूँ अभी? ओके, मैं 2 सवाल पूछूंगा। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था वो कॉलेज अभी लाइव है या नहीं है? नहीं, वो कॉलेज बंद हो गया, फरवरी में बंद हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप देखिएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो कॉलेज बंद हो गया तो वीजा कैसे देंगे आपको? है, लेकिन अभी तक मुझे मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने आईएलटीएस का टेस्ट भी भेज दिया, लेकिन अभी तक मुझे न कोई और लेटर आया कि आप दूसरे कॉलेज में जाओ। कोई डिसीजन अभी तक नहीं है। ओके, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको चाहिए कि आप हम उसको लेटर लिखें कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेके कैसेट साथ लगा के वीज़ा अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया, उसके बाद मेरा अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो जो कॉलेज है वो बंद हो गया। आप मुझे प्लीज़ 60 डेज़ का नोटिस दें ताकि मैं अपना नए कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी फ्रेश एप्लीकेशन कर सकूं, क्योंकि इस तरह की पेंडिंग एप्लीकेशन में वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। वो लेकिन रिफ्यूज़ करेंगे अगेन, फिर आपको वीज़ा लेना या कैश लेना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए क्योंकि जब कॉलेज ही नहीं है तो आपको फिर वीज़ा मिलने का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई चांसेस नज़र आ रहा है। आइडियली राइट अ लेटर टू द होम ऑफिस एंड आस्क देम प्लीज़ कुड यू इश्यू अ 60 डेज नोटिस, ताकि उसके अंदर आप अपना जो कैश है वो सिक्योर करके फ्रेश एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर जी वालेकुम सलाम। हेलो, आप अपना टीवी बंद कर दें, अब मुझसे बात करें फिर अच्छा होगा जी। हाँ गोपी टीवी बंद कर दें, टीवी बंद है जी। अच्छा चलो, फोन पूछो की सवाल अपना। अच्छा, मेरे पास यूरोपियन नेशनलिटी है जी। ठीक है। मैं जो इटली से यूके में मूव होना चाहता हूँ। ठीक है। मेरे बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, बेटियां तो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। क्या मैं जहाँ यूके में मूव हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आपके पास थोड़े को नैशनलिटी केड़ी है? इटली दी है केड़ी है इस टाइम जी? इटली दी। हाँ, जिन्हां दे कोल भी कोई यूरोपियन नैशनलिटी हुंदी या उत्थे पासपोर्ट हुंदा वो यूके च बिल्कुल मूव हो सकदे। और थोड़े डिपेंडेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਵਾਈਫ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। तमाम वो लोग जिन्हां दे कोल यूरोपियन नैशनैलिटी या यूरोपियन पासपोर्ट किसी भी कंट्री का होवे ਉਹ यूके च आके अपने यूरोपियन टीटी राइट ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾएगी। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 2006 में आया था इधर यूके में विजिटर वीजा पे। फिर मैंने 2009 में अप्लाई किया था अपना OCA। मुझे मैरिज की परमिशन मिल गई थी। फिर मैंने मैरिज करके फिर मैंने केस अप्लाई किया था तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने उसको अपील की थी तो फिर उन्होंने अब मेरे को दोबारा लेटर भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि या 1 स्टॉप वार्निंग मेरे को दी है, या तो तुम अपने आप वापस चले जाओ या फिर नोटिस टू अ पर्सन लायबल फॉर रिमूवल।
तो अब मैं अपनी टिकट करा के मैंने उनको भेज दिया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया, तो क्या वो मुझको बैन देंगे? और आपने कहा था कि अभी यहाँ पे शादी हुई है, तो आपने वीजा क्यों नहीं अप्लाई किया यहाँ पे? मैं विजिटर वीजा पे आया था सर। और ठीक तो मैंने, हाँ, तो मैंने अपना फिर उसके बाद में अप्लाई किया था उनको, तो उन्होंने मुझको कहा था वापस जाके अप्लाई करो इंडिया से। तो उसके बाद में मैंने फिर उनको सालन डाल दी। मैंने कहा मेरे को वहाँ पे खतरा है, क्योंकि मैंने अपने कास्ट से अगेंस्ट जाके मैरिज की थी। तो उन्होंने कहा अब मेरे को नोटिस आया कि नोटिस टू अ पर्सन लायबल फॉर रिमूवल, वन स्टॉप वार्निंग मेरे को दिया। और अब आप क्या, तो आपने जाके वहाँ पे वीजा अप्लाई करना है अपनी मिसेज के डिपेंड के लिए? हाँ जी, आपने वापस जाके वीजा अप्लाई करना है डिपेंड आने के लिए यहाँ पे कि नहीं? अब मैंने करना है, वापस जा रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अगर जो लोग, अगर आप वॉलंटियर यहाँ से लीव कर जाते हो और आपकी जो स्पाउस है वो ब्रिटिश नेशनल है, तो बिल्कुल आप जाके, आपको कोई बैन नहीं है, आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज आपकी तमाम, आप वॉलंटियर लीव कर रहे हो और अपने ओन एक्सपेंस पे जा रहे हो, पहले आपने यहाँ पे क्लेम किया था, वापस जा रहे हो, आपको लगता है कि आपके हालात ठीक है, वहाँ से जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा किया। अब सिर्फ ये कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और जब अपनी एप्लीकेशन करें वहाँ पे अपने एक एफिडेविट दें, उसमें तमाम एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मैंने आउट ऑफ द कॉज एक शादी की थी, इसलिए सालम क्लेम किया था, रिफ्यूज़ हो गया, देन मैंने अपनी सर्च की, मैं वापस आके सेवली यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, डिसाइड किया, वॉलंटियर लीव किया विद माई ओन एक्सपेंसिव, और अब मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल उनको कंसिडर करना चाहिए। तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास इनकम होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, वेज स्लिप्स, अकोमोडेशन, इंग्लिश सर्टिफिकेट, और जब से आप यहाँ पे रह रहे थे आपका जो रिलेशनशिप पिक्चर्स या जो भी आपकी सिचुएशन थी वो सारी साथ हो, तो बिल्कुल आपके वीज़ा मिलना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, मुझे लगता है कि शायद आप टीवी देख रहे हैं, कॉल आवाज़ नहीं आ रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो मैं पाकिस्तान से अपने किसी भी बहन या भाई को बुला सकती हूँ या उसके लिए मुझे फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी? और दूसरा ये है कि ये जो स्पाउस वीजे को बुलाने के लिए 18,500 जो पाउंड है वो एनुअली जो शो करवाने पड़ते हैं, ये अभी तक वही है लॉ के मुताबिक या कुछ चेंज हो गया है? मैं टीवी से आपका जवाब सुनती, अभी मैं फोन बंद कर देती हूँ। ठीक ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप पार्ट टाइम काम करती हैं या फुल टाइम काम करती हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता, एज फार एज आप और जो यहाँ पे आना चाह रहा है वो ये इस्टेब्लिश कर दे कि आप और उनकी जो इनकम है या सोर्स ऑफ जो ज़रिया आमदन है या आपके पास सेविंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप यहाँ पे आएंगे तो कोई पब्लिक फंड्स पे नहीं जाएंगे। नंबर 2, आपके पास अकोमोडेशन है, आप वहाँ उसको उनको अकोमोडेट कर सकती हैं। और थर्ड ये कि वो जब आएंगे और एक लिमिटेड लीव के अंदर उनका जो सोल एंड इंटायर जो पर्पस है टू कम इन द यूके, टू विजिट द यूके एंड जस्ट विजिट द फैमिली, और उसके बाद विद इन टाइम वापस चले जाएंगे। उनकी अपनी होम कंट्री में सोशल, इकोनॉमिक और फैमिली टाइज हैं जिनको वो छोड़ के यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर ये 3 चीज़ें साबित होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पार्ट टाइम काम करती हैं, लेकिन जो अप्लाई करने जा रहा है वो वहाँ पे गुड इनकम कमा रहा है, उनके पास अपनी अच्छी सेविंग है और वो सिर्फ आपको मिलने आ रहा है, आप उनको सिर्फ अकोमोडेशन दे रही हैं, तब भी दोनों सूरतों में एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो आपने कहा था थ्रेशोल्ड, बिल्कुल अगर कोई लोग यहाँ पे अपने किसी स्पाउस को अंडर द ब्रिटिश एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल अप्लाई करेंगे या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, उनके लिए वो 18,600 की इनकम अभी भी एक कंडीशन है। अगर आप सेम कंपनी में काम करते हो तो फिर आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ की बेस स्लिप देनी पड़ती हैं कि अगर आपने 6 महीनों में 9,300 पाउंड कमाया हो तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ये कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते या किसी रीजन है लेकिन आप बेनिफिट भी कोई क्लेम नहीं करते, तो जो अप्लाई करने जा रहा है या अगर आपके पास सेविंग पड़ी हो और वो भी लास्ट 6 मंथ से पड़ी हो, उसकी रिक्वायरमेंट है 62,500 पाउंड, तो आप उस सूरत में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा सवाल ये है कि मैंने 2006 में मैं यूके आया था और अभी मेरे टाइम पूरा हो जाएगा अगले साल दिसंबर में ना। ठीक।
तो मेरा बिजनेस वीजा रिफ्यूज हो गया। तो अब मैं ये पूछना चाहता था कि अभी मेरी अपील टाइम नहीं आया है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे अपील का टाइम भी आ जाता है और रिफ्यूज हो जाता है, फिर अपर से भी रिफ्यूज हो जाता है, तो क्या मैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जा सकता हूँ? मेरी वाइफ और बेटा इधर ही है। और बेटा कितनी एज का है जिसका? बेटा पाकिस्तान से ही आया है, लास्ट ईयर आया है, 5 साल उसकी उम्र है, और यहाँ पे स्कूल जा रहा है, सब कुछ इसका। और उसको यहाँ पे रहते हुए 5 साल हुए हैं? कब आया था वो यहाँ पे जी? वो लास्ट ईयर आया था जी। ठीक 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 ठीक। पहली बात तो ये कि आप 8 साल से रह रहे हैं, वीजा अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, अपील में हैं। अगर इसको आप तमाम तरीकों से पूरी फोर्स के साथ इसको फाइट करें कि आप इस केस को विन कर जाएं, ताकि जो अपने 8 साल गुजारे उसमें कोई ब्रेक ना आए। और अगर वीज़ा आपको अलाउ हो जाएगा या एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो भी अपने केस किया हुआ है आपको फर्दर लीव इन कंट्री मिल जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर में दिसंबर, जो कि आपने बोला कि साल रह गया है, तो विद इन अ ईयर्स के बाद आप क्वालिफाइड करेंगे कि आपको यहाँ पे लीव मिल जाए। लेकिन जो दूसरा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर आप यहाँ के बच्चा आपका यहाँ पे रहता हो और उसका 7 साल हो गए हों या यहाँ पैदा हुआ हो 7 साल का हो गया हो, तो तब आप उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जा सकते हैं। वरना इस बेस पे कि आप साल पहले आपके एक बच्चा 5 साल का यहाँ पे आया, साल यहाँ पे उसने गुजारा, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। लेकिन इस पे इसलिए आप ज़्यादा रिलाई करना या डिपेंड करना ना सोचें। कोशिश करें कि जो आपका अंडर द इमिग्रेशन रूल जो केस चल रहा है, इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एविडेंस देंगे, सबूत साबित करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नवीन है। मैं सितंबर 2010 में मेरे को इंडेफिनेट स्टे मिली थी। ठीक। उसके बाद नवंबर में मैं कार ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस पकड़ा गया था सर। ठीक। और उन्होंने मौके पे, मैंने उनको बोला था मैंने नहीं लेने पॉइंट और फाइन, मैं कोर्ट बाय कोर्ट जाऊंगा। तो उन्होंने लेटर भेजा था, कोर्ट की हियरिंग आई थी पर मैं गया नहीं। फिर कोर्ट ने मेरे को फाइन भेजा था 300 पाउंड और 6 पॉइंट दिए थे फरवरी में। तो सर मैं अभी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो बोलते भी 3 साल वेट करनी पड़ती है आपको, ड्राइविंग ऑफेंस होता है ये जी। तो अगर नवंबर के हिसाब से चले जब मैं पकड़ा गया था, तो आज मेरे को पूरे 3 साल हो गए हैं सर। अभी क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ सिटीजनशिप के लिए? और कोर्ट ने कब ऑर्डर किया था आपके खिलाफ 6 पॉइंट? कोर्ट ने फरवरी में किया था। हाँ, आपको फरवरी से काउंट करने पड़ेंगे। जिस दिन आपने ऑफेंस किया था उस वक्त आपके पास ऑप्शन थी कि आप कहते या आपको जस्टिफाई करते, लेकिन जब फरवरी में आपने उस केस को नहीं फाइट किया, अप्लाई नहीं किया, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो फिर ये जो 3 साल का पीरियड है वो फरवरी से स्टार्ट होगा। सम हाउ कंसिडर किया जाता है कि जब आपने ऑफेंस किया, लेकिन मेरे ख्याल में 3 महीने डिले करने से बेटर होगा। ये ना हो कि अगर आप अभी अप्लाई करें और उसके बाद आपके पैसे ज़ाय हो जाए, वो कहेंगे अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। आइडियली आप फरवरी के बाद काउंट करें तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी कॉल ये है कि अभी जो भाई ने की है कि मेरा ILR लगना है। हाँ जी। फरवरी 2014 के अंदर 2 महीनों तो गुजर गया जी। सॉरी, फरवरी 2015 के अंदर। ठीक। ये जो आ रहा है। ठीक। और मैंने ड्राइविंग ऑफेंस किया था विदाउट इंश्योरेंस लास्ट ईयर नवंबर 2013 के अंदर। ठीक। तो मैंने ये पता करना है कि मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ ILR के लिए। आपने किस बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई करना है जी? स्पाउस बेस के ऊपर। ठीक। इंडेफिनिट के लिए नॉर्मली अगर आपसे कोई माइनर ऑफेंस, जैसे आपने बोला कि विदाउट इंश्योरेंस था, शायद वो आपको, मुझे नहीं पता कि क्या अननोइंगली था या आपको पता नहीं चला या आपकी इंटेंशन क्या थी या आपका क्लेम क्या था। लेकिन अगर किसी किस्म का माइनर जिसमें कोई सीरियस ऑफेंस ना हो या कोई डेंजरस ड्राइविंग ना हो, तो उसमें अगर आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं तो जो रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस या जो पेनल्टीज़ हैं इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इंडेफिनिट मिल जाता है। लेकिन जो ये मैटर होगा वो ज़्यादा सीरियस होगा जब आप नेशनलिटी अप्लाई करोगे। इसलिए नेशनलिटी जब आपने ऑफेंस किया या आपको जब पॉइंट लग गए उसके 3 साल के बाद अप्लाई करेंगे। अगर लेट से अगर आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी में अप्लाई करते हो, इंडेफिनिट आपको मिल जाता है, तो आप 1 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई करने की बजाय आपको फर्दर वेट करना पड़ेगा कि आपके पहले ऑफेंस को 3 साल लैप्स कर जाएं, उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो माइनर किस्म के रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं या किसी इस तरह की वजह से कि जो कोई लैक ऑफ डॉक्यूमेंट से अगर आपको पॉइंट्स लगें, तो उस पर आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन पे असरअंदाज नहीं करते।
आपको चाहिए कि आप अपनी बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर दें फरवरी में। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे सर जी यूके में आए हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं। ठीक। और मैंने तकरीबन आज से कुछ 4 साल पहले यहाँ पर शादी भी की थी। ठीक। उनको मैंने होम ऑफिस को सारे अपने फर्दर सबमिशन डॉक्यूमेंट सब कुछ उनको दे भी दिया और पिछले तकरीबन 3.5 साल से मैं इनके साथ साइन पे भी जा रहा हूँ। अभी मैंने उनको जब भी मैं फोन करता हूँ होम ऑफिस, वो मुझे बस यही कहते हैं कि भाई आप वेट करो, आप वेट करो, आप वेट करो। ये तकरीबन मुझे तकरीबन पिछले 14 सालों से यही रिप्लाई यानी कि उनसे आ रहा है। जो बीच में जिसके साथ मैंने शादी भी की थी वो भी ब्रिटिश है, ब्रिटिश सिटीजन है यानी कि यहाँ के, उनके बच्चे वगैरह भी उनके साथ यानी कि मैं सेटल डाउन हो चुका हूँ। लेकिन जब भी उनको मैं रिप्लाई में कोई फर्दर सबमिशन कर दो कहते थे करो आप पिछले अपनी तस्वीरें भेजो, हमें फोटोग्राफ आपके भेजो। बच्चे मींस आपके बच्चे हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज थी या उनके जिसके साथ मैंने शादी की थी उनकी फर्स्ट मैरिज थी, उनमें से 2 बच्चे हैं। ओके, आपके और आपकी मिसेज के 2 बच्चे हैं जी, राइट? हाँ जी। ठीक। ओके, अब हेलो तस्वीरें वगैरह जो भी यानी उनको हमने सारी फर्दर सबमिशन भी कर दी है। वो भाई यही कहते हैं आप वेट करो। ये तकरीबन पिछले 4 साल से मुझे यही कह रहे हैं कि आप वेट करो, वेट करो, इंतजार करो। देखिए आपने यहाँ पे शादी की, आपकी मिसेज जो ब्रिटिश नेशनल है, अब आपके बच्चे भी पैदा हो गए, अब वो पे डिपेंड भी करते हैं। 4 साल की एप्लीकेशन है। मुझे लगता है कि अगर आपने खुद की आपके सोलिसिटर को अगर इतना लंबा वेट तो शायद जायज़ नहीं होगा। अभी भी वो कोई रिप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल आपके पास राइट है कि आप इस मैटर को जुडिशियल रिव्यू में ले जाएं। आप अपर ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें कि हमने पेंडिंग किया हुआ है, केस को कंसिडर नहीं कर रहा है, इज मोर देन 4 ईयर्स। अब हमने अपना सर्वाइव भी करना है, प्लीज़ हमारे केस को डिसाइड करें। हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो बताएं, कम से कम कोई प्लस और माइनस को ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको लास्ट थ्रेटनिंग लेटर लिख दें। आपको अपने सोर्स से डिस्कस करना चाहिए कि प्लीज़ इसको थ्रेटनिंग लेटर लिखें या होम ऑफिस से पूछें कि वाई कोई आपको कोई यहाँ पे कोई चीज़ क्वेरी कर रहे हैं या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आपको कोई डाउट है या आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है, देन वाई यू आर जस्ट आप इतना इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि होम ऑफिस को बिल्कुल सीरियस लेगा, वरना अगर बिल्कुल ना हो मैं आपको बिल्कुल सीरियस करता हूँ इस तरह के मैटर में टेक टू द कोर्ट, फिर डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सत श्री अकाल सर जी। जी सत श्री अकाल जी। सर मेरा सवाल है, मेरा ना मेरी फैमिली इत्थे है, मेरे बच्चे भी ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ 10 ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੇਟ ਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ, ਔਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ 2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सत श्री अकाल सर जी। हेलो जी, सत श्री अकाल सर जी। जी सत श्री अकाल जी। सर जी मैं अपने भाई दे बारे पुछना।
रियाज साहब ना गल कर रहे सर? मैं रियाज बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए आप जी। जी सर जी, मेरे भाई ने शादी की सी, ई दा वीजा मिलिया सी ते डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स हो के उस तो बाद दोबारा ਉਹਨੂੰ वीजा मिल गया सर ई ਦਾ, कि ਉਹ ਹੁਣ शादी किसी ना और इंडियन ना कर सकता सर जी? हाँ जी बिल्कुल, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਉਹਨੂੰ वीजा मिल जाएगा अगर करेगा सर जी? जी बिल्कुल ठीक है। उन्हें डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया, बाद सैपरेशन हो गई, जो भी मामला होए, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन अप्लाई की, उन्हें फिर 5 साल की लीव मिल गई। उस 5 साल की लीव से बिल्कुल राइट आ कि किसी को अपने डिपेंडेंट इतने अप्लाई कर सकता, क्योंकि हुण डिवोर्स होने तो बाद, सैपरेशन होने तो बाद उन्होंने अपना एक इंडिविजुअल इमीग्रेशन स्टेटस बन गया। किसी को डिपेंड अप्लाई करेगा बिल्कुल उन्होंने वीज़ा भी मिल जाएगा, वो भी इतने आ जाएगी। और क्योंकि जो वीज़ा मिले वो 5 साल पूरे करते हैं नैशनैलिटी हो जाएगी, तो बिल्कुल वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिनकी हम कॉल नहीं ले सके मुझे ईमेल कर सकते हैं, वरना मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट थर्सडे 8 to 9 PM मैं लेके प्रोग्राम आऊँगा, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।